नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए हमारे विषय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट में एक नई वीडियो में बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, ट्रांजिस्टर के बाइसिंग की। और आज हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग में हम क्यों कर अगर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन करना हो तो एक्टिव मोड के ठीक बीच में रहते हैं, या कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन क्या है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो बेस और एमीटर के बीच में, अगर मैं यहां बेस और एमीटर के ऊपर इनपुट एसी सिग्नल देता हूं तो वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में मुझे एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल दे देते हैं। इनपुट सिग्नल जब इनपुट बेस करंट को बदलता है तो कई गुना बड़ा चेंज कलेक्टर करंट में होता है, और इस बड़े रेजिस्टेंस के कारण यहां कलेक्टर और एमीटर के बीच में हमें एक एम्पलीफाइड वोल्टेज मिल जाती है। और हमने जाना था कि यहां ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर की इस प्रक्रिया में आउटपुट के बड़े रेजिस्टेंस में करंट का नियंत्रण इनपुट की छोटी वोल्टेज आसानी से कर लेती है, और यहां अधिक शक्ति प्राप्त करने में इस बायस बैटरी के द्वारा कार्य किया जाता है। तो एक ट्रांजिस्टर के सारे वर्किंग के लिए हमें इस डीसी बायसिंग के साथ, जो इनपुट एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट में कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस बनाकर हमारी एम्पलीफिकेशन की एक्टिविटी करती है, उसमें इन डीसी बायस बैटरी के ऊपर एसी सिग्नल्स का सुपर इम्पोज कर क्या रेस्पॉन्स होता है वो समझना होता है। बगैर एसी संकेतों की स्थिति में ट्रांजिस्टर के बेस में कितना करंट है, बेस और एमीटर के बीच में कितनी वोल्टेज है, कलेक्टर में कितना करंट है, या कलेक्टर और एमीटर के बीच में क्या वोल्टेज रहेगी, ये जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं वो बायसिंग से डिसाइड होते हैं। और बायसिंग डीसी वोल्टेज सोर्स जो हम इनपुट में बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए, और ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक बड़ी बैटरी कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए जो लगाई है हमने, उनके अलावा इन करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो कलेक्टर सर्किट में आरसी और बेस सर्किट में आरबी यहां दिखाया हुआ है, उन पर निर्भर करती है। इन वोल्टेज और रेजिस्टेंस के मान से हमारे परिपथ में ट्रांजिस्टर के ये जो ऑपरेटिंग पैरामीटर हैं वो किस तरह से नियंत्रित होते हैं, उन्हें समझना बायसिंग को समझना है। डीसी बायस बैटरियां और करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंसेस की मदद से ट्रांजिस्टर की बेस में करंट, कलेक्टर में करंट और कलेक्टर एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है, इनका निर्धारण ये तय करेगा कि एसी संकेत लगाने पर हमारा ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में, किस रीजन में काम करेगा। और ऐसी क्रिया से रीजन में जो स्थिति है वो तय करेगी कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीफाइड सिग्नल हूबहू उसका प्रतिरूप होगा, या उसमें कुछ विकृतियां, डिस्टोर्शन आ जाएंगे। हमने जब ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण पढ़े थे तो आउटपुट अभिलक्षण में हमने आउटपुट में कलेक्टर का करंट और कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज हमने लगाई है उसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके तीन रूप हमने पाए थे। एक ये रूप पाया था जिसे हमने सैचुरेशन कहा था, और एक रूप को हमने कट ऑफ रीजन कहा था, और एक और प्रभाग था जिसे हमने एक्टिव मोड कहा था, जिसमें हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हुए वर्किंग जब की थी तो हमने पाया था कि जो कलेक्टर का करंट है वो बेस करंट के अनुपात में हमें अलग अलग बेस करंट पे अलग अलग कलेक्टर करंट की मान प्राप्त होते हैं। और इस क्षेत्र को जो यहाँ डैश डैश बाउंड्री में मैंने दिखाया है, इसे हमने एक्टिव मोड कहा। एक्टिव मोड के हम बीच में पॉइंट बी के पास काम करते हैं, या एक्टिव मोड में किनारे में सैचुरेशन के पास या कट ऑफ के पास जाकर अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो तय होगा कि हमारा इनपुट सिग्नल आउटपुट में किस रूप में आएगा, प्रोसेस में हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर डेसिपेशन पावर का कितना होगा, एफिशिएंसियां वगैरह कितनी होगी। और इस तरह से हमारे बिना एसी सिग्नल लगाए हुए ऑपरेशन की स्थिति को तय करना बायसिंग है। और बायसिंग के पॉइंट को हम ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट या क्यूशेंट पॉइंट कहते हैं। क्यूशेंट जो क्यू पॉइंट का रूप है उसका मतलब है शांत रहना, स्टिल रहना, इनएक्टिव रहना। और यहां जब हम संकेत लगाते हैं तो जो परिवर्तन आते हैं वो क्यू पॉइंट के आसपास होते हैं। हमें बाद में यह भी समझना है कि हमारे ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर बदल जाने से सेम बायस वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ किस तरह से बदलते हैं, या टेम्परेचर का इस ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति पे क्या परिवर्तन होता है, और ये कितना स्थायी है या कितना अस्थायी है, इसके बारे में भी हमें बाद में समझना है। एक ट्रांजिस्टर को फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए एक्टिव मोड में बायस करने का फिक्स्ड बायस सबसे आसान तरीका है, जिसमें हम एक बायस बैटरी की मदद से बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस इन रेजिस्टेंसेस की मदद से कर लेते हैं। ये सिर्फ एकमात्र डीसी सोर्स और दो सिंपल रेजिस्टेंस से जो बायसिंग हम करते हैं, ये सबसे सरल और सस्ती बायसिंग है, समझने में भी आसान है। हमें यहाँ एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए जो बायसिंग
बायसिंग है वो हमने दिखाई है। ये तीर की दिशा जो P से N की तरफ हमारी परंपरागत एमीटर टर्मिनल की धारा बताती है, और ये बेस को पॉजिटिव और एमीटर को नेगेटिव देके हमने इस बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है। इन रेजिस्टेंसेस के उपयुक्त मान लेकर हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर देंगे। हम यही बात एक PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी कर सकते थे। उसमें हमें ये जो विभव की पोलैरिटी है वो बदलनी पड़ती और धारा की दिशाएं बदलनी होती। यहाँ ये बेस परिपथ की धारा है, ये कलेक्टर परिपथ की धारा है, ये बेस और एमीटर के बीच में, जहां एमीटर इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन है, वोल्टेज है। इसी तरह से ये कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज है, और ये दूसरा जो वोल्टेज में सफिक्स एमीटर है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में एमीटर कॉमन है, इसे स्पष्ट करता है। हम जब AC सिग्नल लगाते हैं तो कपलिंग के लिए कैपेसिटर यूज करते हैं, और हमें पता है कि जब हम DC एनालिसिस करते हैं तो DC संकेतों के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, और हमारा इनपुट का सिग्नल और आउटपुट का जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो हमारे बायस सेटअप से इस कैपेसिटर कपलिंग के कारण जब हम DC वर्किंग करेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। अगर हम एक बायस बैटरी को यहाँ दो रूपों में दिखा देते हैं तो हम यहाँ इनपुट का बेस और एमीटर के बीच में सर्किट और आउटपुट का कलेक्टर और एमीटर के बीच के सर्किट को सेपरेट कर सकते हैं। इस सेपरेशन से हमें जब दोनों के बीच में आपसी लिंकेजेस खत्म हो गई है तो परिपथों को अध्ययन करना और विश्लेषण करना आसान हो जाता है। पहले हमारे फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर का सिर्फ इनपुट लूप समझते हैं, और आप देखिए कि हमने इस NPN ट्रांजिस्टर के इस P बेस को बैटरी के पॉजिटिव बायस कनेक्शन से फॉरवर्ड बायस कर दिया है, और आप देखेंगे कि ये जो मेरी बायस बैटरी है वो इस बेस के रेजिस्टेंस के साथ बेस और एमीटर का एक लूप बनाती है, और इस लूप में इस वोल्टेज का एक हिस्सा बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज के रूप में आता है, और जो दोनों का अंतर है वो सारी वोल्टेज इस बेस रेजिस्टेंस में आके और बेस का करंट बनाती है। और हम बहुत सरल किरचॉफ के विभव नियम से कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है वो यहाँ करंट की रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज ड्रॉप और शेष वोल्टेज यहाँ बेस और एमीटर के बीच में बना रही थी, और इन दोनों वोल्टेज का बायस वोल्टेज और बेस और एमीटर के बीच में ऑपरेटिंग वोल्टेज का डिफरेंस RB में करंट बनाता है। ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो इनपुट बेस करंट और बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज के रूप में बनाए गए अभिलक्षण है आउटपुट की कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बदल कर, उन अभिलक्षणों को देखकर एक बात बिल्कुल साफ समझ आती है। यहां आप ग्रीन हाईलाइट में देखिएगा कि ये जो शान कैरेक्टरिस्टिक थी इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में, उसमें साफ दिख रहा है कि जब हम हमारी इनपुट वोल्टेज बदलते हैं तो हमारा करंट एक्सपोनेंशियली इतनी तेजी से राइज करता है। जो इस रेड सर्किल में है आप देखेंगे कि हमारी बेस एमीटर वोल्टेज लगभग 0.7 वोल्ट के आसपास लगभग नियत रहती है। अगर मेरी कलेक्टर बायस बैटरी और ये बेस एमीटर वोल्टेज लगभग कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि बेस करंट का निर्धारण केवल बेस सर्किट में लगाए गए इस रेजिस्टेंस से ही हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो तय करेगा कि हमारे ट्रांजिस्टर के बेस परिपथ में धारा कितनी बहेगी। अब जरा कलेक्टर और एमीटर के बीच के इस आउटपुट लूप को भी समझ लेते हैं, और हमने जाना कि आउटपुट लूप में एक कलेक्टर बायस वोल्टेज VCC एक रेजिस्टेंस RC के साथ इस कलेक्टर परिपथ में एक धारा IC बनाती है, और यहां ट्रांजिस्टर में कलेक्टर और एमीटर के बीच में ये वोल्टेज VCE उत्पन्न होती है। और हमने इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इस तरह से डिसाइड किया है कि कलेक्टर और बेस के बीच का ये जंक्शन एक्टिव मोड में रिवर्स बायस रहता है, और जब इनपुट बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, तो हमने ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था जो कलेक्टर करंट है वो बहुत ज्यादा बेस करंट पे निर्भर करेगा, और इस कलेक्टर एमीटर वोल्टेज का कलेक्टर करंट के मान पर ज्यादा असर नहीं रहेगा। और हमें पता है कि जो हमारी कलेक्टर की धारा है वो एक्टिव मोड ऑपरेशन में बेस धारा की बीटा टाइम्स होती है, जहां बीटा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का करंट गेन है, और ये जो बीटा का मान अगर स्थिर रहता है तो हम कह सकते हैं कि बेस करंट और कलेक्टर करंट एक दूसरे के लीनियर फंक्शन हो जाएंगे। हमने जब इनपुट लूप समझा था तो देखा था कि जो इनपुट में बेस करंट का मान है वो केवल बेस में लगाए गए रेजिस्टेंस RB द्वारा नियंत्रित होता है, और इससे जब बेस करंट नियंत्रित होगा तो IC जो कि बेस करंट पे निर्भर करती है, इन दोनों के मान RB द्वारा नियंत्रित हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्टर सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है RC, इसका इसके परिपथ की धारा IC को नियंत्रित करने में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। IC IB से रिलेटेड है और IB का मान RB द्वारा तय हो गया है, तो RB तय कर रहा है कि हमारे परिपथ में IC कितनी रहेगी। RC का इस धारा के नियंत्रण
में कोई रोल नहीं है। लेकिन इस आउटपुट लूप में अगर हम किरचॉफ का विभव नियम लगाएं तो हम पाते हैं कि ये जो कलेक्टर बायस वोल्टेज हमने लगाई है, ये एक भाग तो इस आरसी प्रतिरोध में धारा आईसी की वोल्टेज ड्रॉप है और दूसरी इस कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज है। और मैं कह सकता हूं कि ये जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जंक्शन पे यहां जो वोल्टेज आती है वो इस लगाई गई वोल्टेज वीसीसी में इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से हुई वोल्टेज ड्रॉप के अंतर से आएगी। और अब हम यहां समझ सकते हैं कि भले ही आईसी के निर्धारण में आरसी का कोई रोल नहीं हो, लेकिन इस वोल्टेज वीसी के मान को तय करने में आरसी का यहां इस समीकरण के अनुसार एक रोल है। और हम जानेंगे कि कलेक्टर और एमीटर जंक्शन के बीच में ये जो वोल्टेज आ रही है, ये बायस वोल्टेज वीसीसी के मान में इस आरसी बायस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो आईसी से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो घटाकर मुझे कलेक्टर और एमीटर के बीच में ऑपरेटिंग वोल्टेज प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट का रेजिस्टेंस है वो भले ही आउटपुट के करंट को कंट्रोल ना करता हो, लेकिन वो आउटपुट सर्किट में कलेक्टर और एमीटर के बीच में ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगी उसको कंट्रोल करता है। हमने जाना है कि ट्रांजिस्टर के फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में इस्तेमाल करना है। लेकिन ट्रांजिस्टर के दो और रूप हैं, एक सैचुरेशन और एक कट ऑफ, जिनके समीप अगर हमारा ऑपरेशन जाता है तो हमारे एम्प्लीफिकेशन में डिस्टोर्शन आते हैं। जरा समझते हैं कि ये सैचुरेशन क्या है। ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन समझने के लिए पहले सैचुरेशन शब्द को समझते हैं। सैचुरेशन का मतलब है कि किसी भी तंत्र का उसकी अधिकतम सीमांत स्थितियों पर चले जाना। अगर कोई ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो करंट है वो अपने मैक्सिमम मान की तरफ पहुंच गया है। हम हमारे ट्रांजिस्टर की वर्किंग को सैचुरेशन के करीब ले जाने से रोकते हैं, क्योंकि हमारे सैचुरेशन के नजदीक जब हम इनपुट सिग्नल के वेरिएशन को देखते हैं तो वो सैचुरेशन के करीब सिकुड़ने लगते हैं और उनमें प्रोपोर्शनलिटी या अनुपातिक संबंध नहीं रहता और हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो डिस्टोर्ट होने लगता है। हम एक ट्रांजिस्टर की सैचुरेशन मोड में अगर कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में अलग अलग बेस करंट के लिए देखें तो हम देखते हैं कि वो सभी बेस करंट की आपस में मिल गई है और ट्रांजिस्टर की करंट तो ज्यादा है, लेकिन कलेक्टर और एमीटर के बीच की ये जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। हम इस एक्चुअल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं और इस वीसी वोल्टेज को जो बहुत छोटी है उसे अगर हम शून्य मान ले तो जो हमने ये लाल फ्रेम में एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक देखी है इसका एक अप्रोक्सीमेशन यहां एक नीले फ्रेम में समझा जा सकता है। और हमने इस वीसी वोल्टेज को अगर एक बार 0 मान लिया है तो हमने देखा कि ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक ही जगह पे समाहित हो गई है। और यहां हम पहली बार देख रहे हैं कि जो आउटपुट करंट है वो इनपुट करंट पे कम डिपेंड कर रहा है और यहां पर कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज 0 हो गई है। दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का 0 होना हमारी इलेक्ट्रिकल की भाषा में शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो हम सैचुरेशन स्थिति को यह मान सकते हैं कि जो कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल है वो शॉर्ट हो गए हैं और ऐसी स्थिति में हमारी सारी जो बायस वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आकर मैक्सिमम करंट बनाएगी और सैचुरेशन स्थिति का जो मैक्सिमम करंट है वो हमारा इस बायस वोल्टेज में आरसी का भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। और हम बाद में समझेंगे कि अगर एक्टिव रीजन की हमारी ऑपरेशन कंडीशन सैचुरेशन के नजदीक आती है तो वो डिस्टोर्शन पैदा करने लगती है। जरा समझते हैं कि ट्रांजिस्टर के कट ऑफ से क्या अर्थ है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कट ऑफ से मतलब होता है कि उसे इस तरह से काट दिया गया कि उसमें धारा का प्रवाह बंद हो गया है। यानी अगर कोई परिपथ को हम विद्युत संपर्कों से हटा दें, डिस्कनेक्ट कर दें तो वो कट ऑफ कहलाता है। हमारे एक ट्रांजिस्टर में हम अगर इनपुट बेस करंट को 0 कर देते हैं तो हमने जाना था कि हमारा आउटपुट का करंट बेस करंट पे डिपेंडेंट होता है। अगर बेस करंट 0 हो जाएगा तो आउटपुट का कलेक्टर करंट भी 0 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति केवल तब आएगी जब हम बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस नहीं रखेंगे। अगर हम बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस की बजाय रिवर्स बायस या अनबायस कर देते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है और कट ऑफ रीजन में जाने पर इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखिएगा कि जो हमारा आउटपुट कलेक्टर करंट है वो नेग्लिजिबल स्मॉल हो गया है। इस करंट को हम थर्मल माइनॉरिटी के ड्रिफ्ट से बना हुआ करंट ICEO कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको एक बार नेग्लिजिबल स्मॉल मान ले, 0 मान ले, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इस रेजिस्टेंस RC में जब धारा प्रवाह नहीं होगा तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी और सारी बायस वोल्टेज हमारे कलेक्टर और एमीटर के बीच में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कट ऑफ रीजन में हमारी कलेक्टर एमीटर के बीच की वोल्टेज ज्यादा होगी लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। एक बहुत खूबसूरत बात है कि सैचुरेशन के समय हमारे परिपथ में धारा ज्यादा है
लेकिन यहाँ कलेक्टर एमीटर की वोल्टेज नहीं होने पे आउटपुट सिग्नल की पावर कम हो गई है, और कट ऑफ में भी आउटपुट में भले ही वोल्टेज ज्यादा हो लेकिन करंट नहीं होने से कोई पावर नहीं आ रही है। तो ये जो हमारे सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन है वो आउटपुट को खत्म करने वाले रीजन है, आउटपुट को पावर जाने नहीं देते। और अगर हम ट्रांजिस्टर के एक्टिव रीजन में रहते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे कलेक्टर एमीटर के बीच में वोल्टेज भी है और परिपथ में करंट भी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे सिग्नल की पावर भी है। जरा एक बार फिर समझते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन क्या है और हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग एक्टिव रीजन में किस प्रकार करते हैं। ट्रांजिस्टर के एक्टिव मोड से भावार्थ है कि हमने इस बायस बैटरी की मदद से बेस एमीटर इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दिया है और इसी बायस बैटरी से कलेक्टर एमीटर के बीच में ऐसी वोल्टेज कर दी है कि वो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया है। यहाँ इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल डीसी आइसोलेशन की स्थिति में कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और ये हमारा डीसी बायस सर्किट है। और हमें मालूम है कि अगर हम एक्टिव मोड के इस बीच के हिस्से में रहते हैं तो हमारा जो आउटपुट का करंट है वो इनपुट के करंट के साथ एक अनुपातिक संबंध रखता है, और अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो वो इसी समान अनुपात में, जहां बीटा हमारे कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का करंट गेन है, उसके गुणक रूप में बढ़ जाता है। और इस वोल्टेज का जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में आउटपुट में आई है, इसे अगर हम बदलते हैं तो किसी एक बेस करंट के साथ कलेक्टर करंट में जो चेंज है वो बहुत मामूली है। हमने ये भी जाना था कि भले ये कलेक्टर रेजिस्टेंस इस कलेक्टर सर्किट की करंट का निर्धारण नहीं करता हो, लेकिन बेस करंट से निर्धारित कलेक्टर करंट जब इस सर्किट में फ्लो होती है तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो इस बायस वोल्टेज में कलेक्टर सर्किट के रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप है। और अब हमारी जो कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर के बीच की जो वोल्टेज है वो अगर इस ग्रीन हाईलाइट रीजन में रहती है तो हम देखते हैं कि यहाँ जो 30 से 40 होने पे जो कलेक्टर करंट में चेंज है, या 40 से 50 होने पे जो कलेक्टर करंट में चेंज है, या 30 से 20 करने पे जो कलेक्टर करंट में चेंज है, यानी सेम बेस करंट के चेंज पे सेम कलेक्टर करंट का चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए आप करेक्टरिस्टिक में जो गैप है वो समान है, समरूप है, और यहाँ हम कहते हैं कि जो हमारा करंट गेन बीटा है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसी एक्टिव रीजन की करेक्टरिस्टिक को हम सैचुरेशन के करीब आप यहाँ शान हाईलाइट में देखिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ 60 से 70 के बीच में तो कलेक्टर करंट का चेंज सिग्निफिकेंट है, लेकिन 80 से 90 के बीच में ये चेंज कम हो गया है। तो आप देखेंगे कि जैसा हमारा इनपुट सिग्नल का चेंज हो रहा है हुबहू वैसा का वैसा आउटपुट सिग्नल का चेंज नहीं है। इसी तरह से अगर हम इस मेजेंटा हाईलाइट पोर्शन को देखिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ 0 और 10 माइक्रो एम्पियर के बीच में जो बेस करंट का चेंज है वो कलेक्टर करंट में चेंज अलग कर रहा है और यहाँ ये चेंज अलग हो रहा है। करेक्टरिस्टिक में गैप एक समान नहीं हो रहा है। और इस स्थिति में आप पाएंगे कि जब हम कट ऑफ के नजदीक या सैचुरेशन के नजदीक जाते हैं तो हमारे एम्प्लीफिकेशन में डिस्टोर्शन होता है। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें एक बार फिर देखिए इस मेजेंटा रीजन में एक्टिव रीजन के बीच में अपने ऑपरेशन को रखना है, और एक स्मॉल सिग्नल गेन के लिए ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को एक्टिव रीजन के बीच में रखना ही बायसिंग है। हम अपनी अगली वीडियो में बायसिंग के डिफरेंट सर्किट्स और बायसिंग को हमारा ये जो रेजिस्टेंस है वो एक लाइन जिसे लोड लाइन कहते हैं उसके अनुसार कैसे डिसाइड करता है और दूसरी बातें जानेंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।